हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी इन मेल। जो डिसऑर्डर्स या जो भी कोई एबनॉर्मेलिटी, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, उनकी अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ दिखाई देता है, कोई भी डिजीज़ जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी जो है वो अपीयर होनी शुरू हो जाती है, और जो कि बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, वो इम्पेयर हो जाता है। इनफर्टिलिटी जो है एक तरह की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एक डिजीज़ है, जो कि जो प्रेगनेंसी को या कंसेप्शंस जैसे जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। अब डिफरेंट कॉजेज़ रहते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है डिटरमाइन करना, क्योंकि कोई भी सिम्टम जो है वो हमें फिज़िकली सिम्टम जो है वो नहीं दिखाई देते मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिसमें हो सकता है वो हार्मोन का इम्बैलेंस हो, बोथ मेल और फीमेल के अंदर हो सकता है, ट्रबल हो सकती है वीमेन के साथ ओवुलेशन में, ठीक है, जिसके कारण जो इनफर्टिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो इनफर्टिलिटी जो है वो वेरी कर सकती है, उसके जो कॉजेज़ होते हैं वो भी वेरी कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी अगर आप केसेस देखेंगे, तीन जो केसेस अगर आप देखते हैं उसमें से वन केस ऐसा होता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह सेम थ्री में से वन केस ऐसा होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और थ्री में से एक केस ऐसा भी होता है जिसमें बोथ मेल और फीमेल के सिस्टम के साथ जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके अंदर जो है अलग से इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। मेन सिम्टम जो है वो इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी ना होना एक बड़ा सिम्टम है जो कि इनफर्टिलिटी को शो करता है। इसके अलावा कोई एडिशनल सिम्टम जो है वो देखने को नहीं मिलते। जो मेन ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो उनकी जो है ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। तो ऐसी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देते हैं, चांसेस को बढ़ा देते हैं प्रेग्नेंट होने के, कंसीव होने के। जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, फर्टिलिटी ड्रग्स या सर्जरी जो है ऑप्शन रहता है, जिससे क्या है हम चांसेस ऑफ फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इन एडिशन जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल टेक्निक्स, जिसमें क्या है जो है इन विट्रो जो है एग को फर्टिलाइज किया जा सकता है। तो इनफर्टिलिटी मेल के अंदर जो बेसिक रीज़न रहते हैं, बेसिक जो कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं, पहला है एजुओस्पर्मिया, जिसका मतलब है कि पर्सन के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो स्पर्म सेल को प्रोड्यूस कर सके, स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही है। ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें प्रोडक्शन तो हो रही है, स्पर्म फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो लो है, या उनकी क्वालिटी जो है वो पुअर है। एस्थीनोस्पर्मिया, जिसमें क्या है कि जो स्पर्म बने हैं उनकी मोटेलिटी बहुत ही कम है, कि वो जो है वो वजाइना से यूट्रस तक एंटर नहीं कर सकते या फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। फिर है टेरेटोस्पर्मिया, जिसमें मॉर्फोलॉजी में स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है कि जो नॉर्मल से थोड़ा वेरी कर जाता है, जिसके कारण उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डिफरेंट मेल फर्टिलिटी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये है जो अस्पर्मिया,
एजुओस्पर्मिया जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रही है, या ओलिगोस्पर्मिया जिनमें स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत जो है वो कम हो जाती हैं, या उनकी जो है मोटेलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, या उनकी मार्फोलॉजी में, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल हेल्दी स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये एबनॉर्मल है जिसकी इस पोर्शन के अंदर जो है एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, माइक्रोडेलीशिया है, और भी कई सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसी तरह मालफॉर्म्ड जो स्पर्म है, स्पर्म जो है उनकी जो लाइफ है वो इतनी नहीं है, या वो इतने लंबे समय तक जो है वो लाइव नहीं रह सकते कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। एबनॉर्मल स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाना या उनके फंक्शन, क्योंकि उससे वो हो सकता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल हो सकती है, डैमेज और इंजरी हो सकती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है, जिसके कारण एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलती है। बहुत सारे बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं जो कि फर्टिलिटी को इम्पेक्ट करते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती हैं वेरियोसियोलिस, वेरियोकोक्लिस, जो कि कंडीशन है जहाँ पर जो वेन्स होती हैं टेस्टिकल की वो लार्ज साइज़ की हो जाती हैं देन द नॉर्मल, जिसके कारण उनके अंदर जो है ओवर हीटिंग हो सकती है और वो स्पर्म के नंबर को और शेप को जो है वो अफेक्ट करती है। वेरियोकोक्लिस जो है एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसमें जो है आप देखेंगे वेन जो है वो थोड़ी सी लार्ज हो जाती हैं साइज़ में, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है उसमें ज़्यादा होता है, ओवर हीटिंग हो जाती है और वो स्पर्म की फंक्शनिंग को, शेप को, नंबर को जो है वो डिस्टर्ब करती है। कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो जाना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाना, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सम इन्फेक्शन हो जाते हैं सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके कारण जो है वो स्पर्म की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। चैलेमीडिया, गोनोरिया, मम्स, HIV जैसे जो है इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। ओवर एक्सपोजर हो जाना कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर का, जैसे कि पेस्टिसाइड या अदर केमिकल या रेडिएशन, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंटली एक्सपोजर होता है हीट के साथ, जैसे कि सन जो सोनास होता है जिसमें धूप में जो है वो पानी के अंदर जो है वो रहते हैं, या हॉट टब्स बोलते हैं, हॉट बाथ जो है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और वो स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ जर्नल से कॉजेज़ होते हैं, जैसे मेडिकेशन है, कोई भी आप किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो मेडिकेशन ले रहे हैं, या डिप्रेशन का जो है मेडिकेशन चल रही है, ये सब जो है कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट जिसमें कि कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन है, जो है डायरेक्ट रेडिएशन जो है बॉडी के ऊपर आती हैं, सर्जरी है जिसके अंदर बॉडी का किसी भी पार्ट में अगर सर्जरी हो जाती है जिसके कारण टेस्टिस को, एक को या दोनों को जो है रिमूव करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट जो कैंसर का ट्रीटमेंट है बहुत ही हार्ड होता है, जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन जो है कई बार तो बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड होती है। कुछ अनहेल्दी हैबिट्स रहती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना, कोई अल्कोहल का या स्मोकिंग या ड्रग्स, इन सब का जो यूज़ होता है
रूटीनली बॉडी के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, डिसऑर्डर जो कि हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, जिसके कारण जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भी फर्टिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। सम मेडिकेशन है, कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं बच्चे यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं बॉडी में, जिसके कारण उनके अंदर ये देखने को मिलता है। कुछ कॉमन कॉजेज़ देखिए, स्पर्म काउंट चेंज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती हैं पेनिस की, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो कम हो जाना, वॉल्यूम ऑफ स्पर्म जो है वो डिक्रीज़ हो जाना, ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी की। अब रिस्क फैक्टर भी आते हैं, चाहे मेल की है चाहे फीमेल की इनफर्टिलिटी को देखते हैं तो एज, मैन की जो एज है अगर वो 40 से अबव है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। टबैको का यूज़ करना, स्मोकिंग टबैको जो मैरिजुआना है बाय किसी भी पार्टनर मेल या फीमेल के द्वारा अगर वो यूज़ होता है तो प्रेगनेंसी के रिडक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग जो है वो भी रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबल इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फर्टाइल ट्रीटमेंट को रिड्यूस कर देती है। स्मोकिंग जो है रिस्क ऑफ इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन होता है या लो स्पर्म काउंट इन मैन होता है उसको भी बढ़ा देता है। तो स्मोकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कोज है, ठीक है। अल्कोहल का यूज़ भी जो है इनफर्टिलिटी मैन में लाता है, फीमेल में भी यही फर्टिलिटी, अगर अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। हैवी अल्कोहल यूज़ जो है वो डिक्रीज कर देता है स्पर्म काउंट को और स्पर्म की मोटिलिटी को। कुछ रीज़न होते हैं जिसके कारण बॉडी का वेट जो है बढ़ जाता है, ओवरवेट हो जाना भी रिस्क को इंक्रीज करता है इनफर्टिलिटी के। स्पर्म काउंट जो है वो भी अफेक्ट होते हैं अगर बॉडी का वेट जो है वो बढ़ता है ओवरवेट कंडीशन के अंदर। एक्सरसाइज इशू भी रहते हैं, अगर एक्सरसाइज ना हो तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी तो रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। और वाइग्रस एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर आप देख पाएंगे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको या ओबेसिटी, हीट एक्सपोजर है, रेडिएशन है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, जो एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, डाइट है, ठीक है, और कुछ कैफ़ीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और कुछ रिकमेंडेशन जो रिक्रिएशन ड्रग्स होती हैं जो आजकल यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को कोज करती हैं। हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जिसके कारण जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है प्रॉपर नहीं हो पा सकता, जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है, स्पर्म की मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है, स्पर्म की वायबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो रिस्क फैक्टर जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस और टेस्ट भी। डायग्नोस कैसे डायग्नोज हो कि इनफर्टिलिटी है, कौन कौन से टेस्ट जो है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डायग्नोसिस जो है कैसे किया जाता है कि सबसे पहले जो पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि हेल्थ कैसी है। और कुछ जो फिज़िकल प्रॉब्लम जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये में भी फर्टिलिटी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है बोथ मेल और फीमेल को
पार्टनर्स का और उनकी सेक्सुअल हैबिट के बारे में जो है इंटरव्यू करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री से कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है, और ये यानी कोई भी रीज़न नहीं पता चलता कि क्यों जो है कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुछ टेस्ट किए जाते हैं और जिसके कारण कोजेज़ का जो है वो पता चलता है। फर्स्ट जो है सीमन की एनालिसिस होती है, जिसमें सीमन की वॉल्यूम को चेक किया जाता है कि कितना सीमन जो है पर इजैकुलेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पीएच को चेक किया जाता है कि जो सीमन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। स्पर्म कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो चेक किया जाता है कि कितने स्पर्म जो है पर मिली लीटर जो सीमन है उसमें प्रेजेंट हैं। टोटल स्पर्म काउंट देखा जाता है कि पूरे इजैकुलेशन में कितने नंबर ऑफ स्पर्म जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वेलोसिटी, स्पर्म की मूवमेंट जो है या मोटेलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी फास्ट वो मूव कर पा रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है, स्ट्रेट है, जिगजैग है। मार्फोलॉजी है, उनका साइज और शेप कैसा है। कलर, स्पर्म का कलर के ऊपर जो है वो देखा जाता है। विस्कोसिटी पे कि कितने जो है वो इजीली जो है वो लिक्विफाई हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सब प्रोसेस हमने पढ़ा कि लिक्विफाई होने से मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है और वो अपने टारगेट लोकेशन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट जो है वो चेक किए जाते हैं, जैसे हार्मोनल एनालिसिस होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन किया जाता है, सीमन एनालिसिस किया जाता है, जेनेटिक टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है, एनालिसिस ऑफ यूरिन किया जाता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको चेक किया जाता है कि हार्मोन जो हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं या उनकी प्रॉब्लम कितनी है, कितने जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। स्पर्म ट्रांसपोर्ट की जो ट्यूब हैं, जो वास डिफेंस है, एपिडाइडमस है, उनमें किसी तरह की ब्लॉकेज तो नहीं है, या जो इरेक्शन है या जो इजैकुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, या स्पर्म प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई की जाती हैं बाय टेस्टिंग, बाय सिंपल यूरिन टेस्ट से या हार्मोनल एनालिसिस से या उनके इंटरव्यू से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं और फिर उससे डायग्नोस किया जा सकता है। जो भी इन सीमन की एनालिसिस है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन है और फिर उनका हार्मोनल टेस्ट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कुछ डिटेल स्पर्म एनालिसिस होती है, जिसमें स्पर्म की वायबिलिटी, उनकी एबिलिटी टू सर्वाइव, कितने समय तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी मार्फोलॉजी, क्वालिटी कैसी है, शेप कैसी है, मोटेलिटी कैसी है, स्पर्म की एबिलिटी कि वो एग तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, उसको फर्टिलाइज कर पाएगा या नहीं। कुछ प्रॉब्लम जो है वो फिज़िकली महसूस की जाती हैं, जिसके कारण जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रॉब्लम विद इजैकुलेशन जो है वो डिलेड है या रिट्रोग्रेड टाइप का इजैकुलेशन है, लो सेक्स ड्राइव है, पेन या स्वेलिंग है जेनाइटल एरिया के अंदर, या जेनाइटल एरिया में किसी तरह की कोई पहले सर्जरी हो रखी है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये एक क्लू देती है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हार्मोन टेस्टिंग है, जेनाइटल अल्ट्रासाउंड है और जेनाइटल टेस्टिंग है। ये मेन टेस्टिंग जो है जो कि इनफर्टिलिटी को टेस्ट की जाती है मेल के अंदर। फिजिकल एग्ज़ाम कर लिया जाता है, सीमेन की एनालिसिस है, ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है जेनाइटल एरिया का, टेस्टिकुलर बायोप्सी की जाती है और जेनेटिक एनालिसिस या टेस्टिंग की जाती है, जिससे हमें डायग्नोस किया जाता है कि प्रॉब्लम है तो कहाँ पर है। अब जब हमें डायग्नोज हो गया, अब उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के ऊपर किया जाता है। बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, मेथड्स हैं, जिनके कारण जो है जो मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट दी जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी।
ट्रीटमेंट में भी इंक्लूड करता है। और ये भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट जो है ये भी डिपेंड करती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कि कोज क्या है इनफर्टिलिटी का, सबसे पहला तो ये। और वो जो एज है, चाहे वो पार्टनर में से एज फैक्टर भी रहता है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ठीक है, और पर्सनल प्रेफरेंस क्या है उनकी पार्टनर्स की, कि वो कंसल्ट करना चाहते हैं या वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं। तो डिफरेंट फैक्टर जो है वो जो है माइंड में रखकर जो है आगे की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले तो जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है वो ये है कि जितनी भी मेडिकेशन है, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड है या नॉन प्रिस्क्राइब्ड है, वो प्रॉपरली ले, ठीक है। और अगर वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और वो फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं तो उसको जो है वो छोड़ना होगा। हार्मोन थेरेपी दी जा सकती हैं जिससे कि नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल को चेंज करके जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है या इनफर्टिलिटी को रोका जा सकता है, जिसमें बॉडी वेट को मेंटेन रखना है, हेल्दी बॉडी होना चाहिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज जो है मॉडरेटली होना चाहिए क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज जो है स्पर्म की क्वालिटी को जो है वो बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है और चांस भी प्रेगनेंसी के बढ़ा देता है। और जो रिक्रिएशनल ड्रग्स को यूज़ करते हैं उनको रोक देना चाहिए। कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर टेक्निक से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्रेस किए जाते हैं जिसके कारण भी जो है फर्टिलिटी में जो है इम्प्रूवमेंट होती है। विटामिन्स का इंटेक करना, कुछ एसेंशियल ऑयल हैं उनका यूज़ करना, ठीक है। इसी तरह अवॉइड करें हाई टेम्परेचर को, जैसे कि हॉट टब्स या हॉट बाथ के अंदर होता है। इसके अलावा अवॉइड एक्सपोजर टू जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, प्रॉपर जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका इंटेक होना चाहिए, विटामिन्स हैं, हर्बल सप्लीमेंट जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। मेडिकेशन और सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होती हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए उनको इम्प्रूव कर देती हैं या उनको फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं। कुछ सर्जरी भी प्रिस्क्राइब की जाती है जब किसी तरह की सिस्टम के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, ऑर्गन्स जो हैं, उनके अंदर अगर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है, कोई डिसफंक्शनिंग है, उनके मार्फोलॉजी में कुछ चेंज है, तो वहाँ पर जो है ये सर्जरी भी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। वेसेक्टोमी जो है एक रिवर्सल, वेसेक्टोमी जो है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मॉडर्न टेक्निक होती है जिसमें वास्ट डिफरेंस को जो है वो काट के उनको टाई अप कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है उनकी मूवमेंट जो है वो रुक सके। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसको रिवर्सल की ज़रूरत पड़ती है तो कॉमन सा प्रोसीजर होता है कि एक सर्जरी की जाती है जिसमें सर्जन जो है वो वास डिफरेंस को वापस से रिकनेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये ट्यूब होती है स्क्रोटम के अंदर और जिसका फंक्शन जो है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। कुछ होती हैं वैसो एपिडाइडमोस्टोमी, जिसमें क्या होता है, अगर मान लो एक तो है ब्लॉकेज है वास डिफरेंस के अंदर, कहीं पर भी ब्लॉकेज है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ब्लॉकेज वाले पार्ट को रिमूव करते हैं और फिर उसको रिकनेक्ट जो है वो कर दिया जाता है। सेकंड जो है ब्लॉकेज जो है अगर एपिडाइडमस के साथ है, एपिडाइडमस वो
कॉइल ट्यूब होती है जो कि टेस्टिकल के ऊपर पोस्टीरियर एंड पर होती है और ये स्पर्म की मैचुरेशन में हेल्प करती है। अगर इसके अंदर कोई ब्लॉकेज है, उसको उसके कारण जो है इन्फेक्शन हो रहा है या इंजरी के कारण हुआ, तो उसको भी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पर एपिडाइडमस है, तो ओपन एपिडाइजमल ट्यूब को काट के ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये एपिडाइडमस को कट किया और वास्ट डिफरेंस को कट किया, उसके बाद इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर जो है फिर से कनेक्ट कर दिया गया। अब आप देखेंगे ये बाईपास कर दिया गया। यहाँ एरिया था ब्लॉकेज का एपिडाइडमस में, तो जो जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको डायरेक्टली एपिडेमस के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। स्पर्म रिट्राइवल भी होता है, जिसमें कुछ सीवियर केसेस के अंदर जो है टेस्टिकल की बायोप्सी की जाती है जो कि रिक्वायर्ड होती है स्पर्म को चेक करने के लिए। इसके अलावा कुछ और सर्जरी हैं, जैसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, ये भी आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं जिसमें सिंगल स्पर्म को फिजिकली जो है एग के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जा सकता है, जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, ICSI, जो कि मोस्ट सीवियर केसेस जो है मेल फर्टिलिटी के इनफर्टिलिटी के केस में ये होता है। इसी तरह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF आप बहुत कॉमनली जानते हैं, जो कि ओवरी के अंदर स्टिमुलेट किया जाता है, उसके अंदर जो है फर्टिलिटी इंजेक्शन जो है वो मेडिकेशन के दे दिए जाते हैं, जिसके कारण मल्टीपल एग जो है मैच्योर हो जाते हैं, और जब वो एग रेडी हो जाते हैं उनको जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। एक माइनर सा प्रोसीजर रहता है, ठीक है, एक वजाइना से जो है एक सिरिंज सी डालकर जो है उसको ले लिया जाता है, एग को जो है रिमूव कर दिया जाता है, फिर उनको जो है फर्टिलाइज कराया जाता है बाय स्पर्म इन ए कल्चर डिस्ट, या डायरेक्टली जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आपने पढ़ा उसके द्वारा जो है वो स्पर्म को एग के अंदर डाल दिया जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसको मॉनिटर किया जाता है 3 to 5 डेज तक, और उसके बाद जो है इस एम्ब्रियो को जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है बाय वे ऑफ स्मॉल कैथेटर इंसर्टेड थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, तो ये है ICSI, जिसमें आप देखिए ये एग है और इसके अंदर जो है इंजेक्शन पिपेट द्वारा जो है वो स्पर्म को डाल दिया जाता है। ये होल्डिंग पिपेट है जो कि एग को होल्ड करके रखती है, और यहाँ से जो है इंजेक्शन कर दी जाती है स्पर्म की। ठीक है, इसके अलावा ये है कन्वेंशनल IVF, जिसमें डिस्क के अंदर जो है oocyte को रख दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें स्पर्म जो है वो डाल दिए जाते हैं, और ये स्पर्म जो है चांसेस जो है फर्टिलाइज होने के हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो में बन जाता है। एम्ब्रियो को जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। तो ये कुछ कॉजेस थे, रिस्क फैक्टर हैं, कुछ डायग्नोस्टिक हैं कि कैसे डायग्नोस करते हैं, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे मैनेजमेंट की जा सकती है और उनका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, योगा है, विटामिन्स हैं, कुछ ऐसी टी जो है अवेलेबल होती हैं जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, इसी तरह डाइट जो है वो हाई फैट हाई शुगर की डाइट को अवॉइड करना चाहिए, जो ट्रांस फैट होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है, जो कि फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन है, फॉर वेजिटेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो डाइट में होना चाहिए। मिल्क है जो सिलेक्टिंग हाई फैट जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो होल मिल्क है, उनकी जगह जो है लो फैट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी को रिमूव किया जा सकता है। तो ये था मेल फर्टिलिटी मेन कॉजेस, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। थैंक यू।